बेसिकली अभी तक हमने इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल दोनों देख लिए हैं। इवन सिग्नल क्या होते हैं, ऑड सिग्नल क्या होते हैं, इवन सिग्नल की कंडीशन क्या होती है, ऑड सिग्नल की कंडीशन क्या होती है, ये हमने अच्छे से देख लिया है। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ इवन सिग्नल एंड ऑड सिग्नल की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये जो है हम पूरा सिग्नल एंड सिस्टम काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं, पूरा ये इंट्रोडक्शन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो बेसिकली देखो, अभी हम हम लोग अभी बात कर लेते हैं। कुछ मैं आपको बता रहा था, एक बार कंडीशन आपको मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्स ऑफ माइनस टी अगर आपका इक्वल हो जाता है एक्स ऑफ टी के, तो ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन का सिग्नल क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल कहलाएगा। ठीक है ना भैया, ये वाला इवन सिग्नल कहलाएगा। और ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कि भैया ओड सिग्नल की कंडीशन क्या है, ओड सिग्नल की कंडीशन क्या होती है, बेसिकली अगर आपका एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ नेगेटिव टाइम्स ऑफ इफ एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी हो जाता है, तो ये वाली जो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओड सिग्नल। भैया ध्यान से समझना, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इवन सिग्नल देख लिया, ओड सिग्नल देख लिया, ठीक है। अब एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ जाती है। और माइक की आवाज बिल्कुल सही है, आप तक आवाजें पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको बताई कि जो इवन सिग्नल होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इवन सिग्नल की, तो वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। जैसे ये वाला देखो, ये इवन सिग्नल है, ठीक है, ये इवन सिग्नल है। तो इस सिमेट्रिक के अबाउट ये जो वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट आपको सिमेट्रिकल फिगर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देखो सिमेट्री है, इसको इसको देखो सिमेट्री है, इसको इसको देखो। सो बेसिकली आपके इवन सिग्नल्स जो हैं वो सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, और ऐसे ही आपके जो ओड सिग्नल्स हैं वो एंटी सिमेट्रिक होते हैं। जैसे इस वाले का देखो, ये वाले का सिमेट्री इसके साथ है, इसका सिमेट्री इसके साथ है, एंटी सिमेट्रिक है। मतलब अगर कोई चीज एक यहाँ पे है, एक कोई चीज यहाँ पे है, तो अगली चीज कहाँ पे होगी, जस्ट इसके ओरिजिन, इसके अबाउट ऐसे नहीं होगी। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये जो होते हैं ये सिमेट्रिक होती है, एंटी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, टाइम ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक होती है। और लाइक मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था, ये देखो, अगर आपका ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो अगला वाला जो है आपका ऐसे नहीं बना होगा, ऐसे नहीं होगा। जबकि ये फिगर मैं आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक मिनट, अगर पेन से इरेज हो जाता है तो वेल एंड गुड है। जी हाँ, इरेज हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली देखो, ये वाला जो फिगर है इसमें देखो ऐसा है, और ये जस्ट इसका ये रहा सिमेट्रिक, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। एक चीज यहाँ है तो एक चीज दूसरे साइड में। सो ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ओड सिग्नल्स जो होते हैं ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होते, जबकि इवन सिग्नल आपके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। अब हम इवन एंड ओड सिग्नल्स के अंदर कंपोनेंट्स की बात करते हैं भैया, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि भैया फाइंड द इवन कंपोनेंट्स, फाइंड द ओड कंपोनेंट्स। सो क्या है, सो आपका जो एक सिग्नल है, ठीक है, आपका कोई भी एक एक्स ऑफ टी गिवन सिग्नल है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो इवन सिग्नल होता है, एक इवन कंपोनेंट होता है, और एक आपका ओड कंपोनेंट होता है। ठीक है, इवन कंपोनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ई ऑफ टी से, और ओड कंपोनेंट को हम रिप्लेस करते हैं एक्स ओ ऑफ टी से। ठीक है, अभी इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इवन और ओड को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास एक सिग्नल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इवन कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इवन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है। इवन कंपोनेंट्स की वैल्यू होती है आपकी हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी किसकी है, ये इवन कंपोनेंट्स की वैल्यू है। ये जो चीज लिखी हुई है, ये देखो, ये वाला किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपका, क्योंकि आप जानते हैं एक्स ऑफ टी अगर आपका मतलब एक्स ऑफ माइनस टी अगर आपका इक्वल हो जाता है एक्स ऑफ टी से, तो आपका सिग्नल इवन होता है। सो बेसिकली आपका जो इवन कंपोनेंट अगर आपको निकालना है किसी भी गिवन सिग्नल में, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है कि भैया हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, ये मुझे क्या दे देगा, ये इवन कंपोनेंट्स। और ऐसे ही अगर मैं ओड कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ठीक है, ये जो है ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ओड कंपोनेंट्स। अब इन दोनों को, इसको ओड को और इस इवन को, दोनों को अगर आप ऐड करते हो, तो आपको फिर से एक सिग्नल ही मिल जाएगा, दैट इज एक्स ऑफ टी। तो आपको चीजों को समझना है, इवन कंपोनेंट्स क्या है एक गिवन सिग्नल के अंदर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में बोल दे फाइंड द इवन एंड ओड कंपोनेंट्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, इवन एंड ओड कंपोनेंट्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या दे दिया भैया, आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू टी इंटू साइन टी। ठीक है भैया, चीजों को समझते चलना। अब आपको क्या करना है, इस गिवन सिग्नल का आपको इवन कंपोनेंट निकालना है। तो इवन कंपोनेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी आपका क्या है भैया, एक्स ऑफ टी आपका क्या है, एक्स ऑफ टी आपका क्या है, ये रहा एक्स ऑफ टी आपका, ये है। तो इसको एज इट इज लिख दो, ई टू द पावर माइनस टू टी इंटू साइन टी प्लस प्लस
एक्स ऑफ माइनस टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर माइनस डालना पड़ेगा टी की जगह, तो यहाँ पे भी टी की जगह माइनस आ जाएगा और इस टी की जगह माइनस आ जाएगा। तो देखो ये e टू द पावर प्लस ऑफ 2t हो जाएगा। मैं इसको आगे लिख रहा हूँ e टू द पावर प्लस ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ टी, लेकिन ये साइन ऑफ माइनस टी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी हो जाता है। तो आपका यहाँ से ये वाला साइन जो है हट जाएगा और बेसिकली आपको क्या दिक्कत चला जाएगा, आपको ये इक्वेशन दे जाएगा। तो आपने क्या किया, इवन कंपोनेंट का ये इक्वेशन निकाला। अब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं अच्छे से, तो देखो आपको जो निकल के आता है माइनस साइन एच टू टी, ये जो है ये निकल के आ गया। देखो हमने हाफ एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी किया, हाफ ऑफ ये आपको एक्स ऑफ टी क्वेश्चन में गिवन था, और ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला इसकी एक्स ऑफ माइनस टी के ऊपर वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों को जब आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको क्या मिल के आ गया, माइनस साइन हाइपरबोलिक 2t साइन टी, ये आपको इवन कंपोनेंट निकल के आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, जो भी ज्योमेट्री वगैरह आप लगाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री आप लगाते हैं, तो आपको बेसिकली माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t साइन टी मिल जाता है। ऐसे अगर आप ऑड कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये देखो ये आपका e टू द पावर t हो गया, मतलब x ऑफ t हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी। तो x ऑफ माइनस टी तो ये था, ये रहा, तो माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी, तो माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस और हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस वाला आ गया, तो ये बेसिकली आपका प्लस वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस इसीलिए आया, मैं आपको दिखाया हूँ कि वो प्लस कैसे आया। सो ये प्लस इधर आ गया, इसको आपने इस पूरे को आपने सॉल्व किया तो आपको जो है एक्स ऑफ टी मिल गया, जो कि कितना आ गया, कोस हाइपरबोलिक 2t साइन टी। क्या चीजें समझ पा रहे हो, क्या चीजें समझ पा रहे हो, बस चीजों को समझना है। अब देखो हमने इवन सिग्नल कंप्लीट कर लिया, हमने ओड सिग्नल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने सिग्नल्स का क्लासिफिकेशंस भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। भैया पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं। सो बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल्स क्या है, अगर आपका गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी, अगर आपका गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी ये अपने आप को रिपीट कर रहा है किसी भी कांस्टेंट पीरियड के लिए, ठीक है, कोई कांस्टेंट पीरियड पे अगर अपने आप को हर बार रिपीट करता है, तो ऐसे फंक्शन से क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर इतने गैप के बाद, इतने ड्यूरेशंस के बाद, मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद आपका जो फंक्शन है अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। सो बेसिकली यही है आपका पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन की अगर आपको एग्जांपल लेनी है तो आप कह सकते हो भैया साइन वाला, क्या साइन आपका पीरियोडिक है, जी हाँ, क्योंकि देखो साइन जो है ये एक साइकिल है साइन की, उसके बाद फिर से आपको वैसे ही चलेगा, जैसे यहाँ से शुरू हुआ ये एक बना, उसके बाद देखो फिर से ऐसा ही वापस बन गया। तो बेसिकली ये हर बार अपने आप को जीरो से लेके 2 पाई के अंदर, जीरो से लेके 2 पाई के अंदर रिपीट करता है। ठीक है, सो ये आपका हो गया पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अगर हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है पीरियोडिक के लिए, टी इज इक्वल टू टी नोट वाली, ठीक है, तो हम लोग कह पाएंगे कि अगर टी इज इक्वल टू टी नोट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका टी इज इक्वल टू 2t0 3t0 फॉर हर एक इंटीजर वैल्यू पे ये कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका जो सिग्नल है वो पीरियोडिक सिग्नल कहला जाता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे एक्स ऑफ टी है इज इक्वल टू, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं खुद ही देता हूँ एग्जांपल, देखो आप, अगर मैं साइन की बात करता हूँ, साइन टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, साइन टी की, तो अगर मैं बात करता हूँ साइन टी की, मेरा एक्स ऑफ टी क्या है अभी फिलहाल के लिए, साइन टी है। ठीक है, चीजों को समझना, एक्स ऑफ टी मेरा क्या है भैया, साइन टी। मैं यहाँ पे एक बार इसको मिटा रहा हूँ, एक्स ऑफ टी मेरा साइन टी है, ये चीजें आपको पता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, एक्स ऑफ टी प्लस टी करना है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी प्लस टी, कैपिटल टी, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन ऑफ टी प्लस, अब देखो टी में अगर 2 पाई लिखता हूँ, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, तो मैं साइन ऑफ टी प्लस 4 पाई लिखूं, साइन ऑफ टी प्लस 6 पाई लिखूं, इन सब पे जो वैल्यू आने वाली है फंक्शन की वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। सो बेसिकली तभी आपका जो सिग्नल है वो पीरियोडिक कहलाएगा। अगर आपकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, अगर वो फंक्शन कुछ और तरीके से वहां पे मतलब उसका फिगर है, तो आपका जो फंक्शन है वो पीरियोडिक नहीं कहलाता है, सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं कहलाता है। बस यही चीजें आपको समझनी है। और जो सबसे छोटी वैल्यू इस कैपिटल टी की, ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू इस कैपिटल टी की जो सेटिस्फाई करती है किसी भी गिवन, ये किसी भी गिवन नहीं, मतलब एक पीरियोडिक सिग्नल के उस एक्सप्रेशन को, ये आपका किसका एक्सप्रेशन है, पीरियोडिक सिग्नल का, मतलब ये जो कंडीशन, अगर ये कंडीशन किसकी, पीरियोडिक सिग्नल की है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है टी की, वही आपका कहलाता है फंडामेंटल पीरियड टी। ठीक है, वही आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल पीरियड टी कहलाता है। अगर आपके पास फंडामेंटल पीरियड टी है तो अगर आप टी का रेसिप्रोकल कर दो, फंडामेंटल पीरियड का रेसिप्रोकल, दैट इज टी का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपको 1/f फ्रीक्वेंसी,
अब फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। टी का रेसिप्रोकल मतलब 1/t, 1/t आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली। सो अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया है तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 1/t0 है, ठीक है। टी नोट यहाँ पे क्या है, आपका फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। देखो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/t0, इसे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यही फ्रीक्वेंसी आपकी मेजर होती है हर्ट्ज में, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी मेजर होती है हर्ट्ज के अंदर, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी आपकी हर्ट्ज के अंदर मेजर होती है। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इफ द गिवन फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट मींस अगर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में है तो हम उसको ओमेगा से डिफाइन करते हैं, जो कि गिवन होता है 2πf से। ओमेगा की वैल्यू 2πf, और f को आप क्या लिख सकते हो, 1/t0, तो यहाँ पे 2π/t0, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भैया, 2π/t0, 2π/t0। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका ओमेगा होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप मेजरमेंट लेते हो रेडियंस के अंदर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का आप मेजरमेंट लेते हो किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट रेडियंस के अंदर होता है। बात समझ में आ रही, क्या चीजें आप पकड़ पा रहे हो? जी हाँ, अगर आप चीजें समझ पा रहे हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से और भी समझोगे। अब देखो, ये जो अभी हमने बात किया फंडामेंटल पीरियड का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ये सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये सब हमने कहाँ पे बात किया, ये सब हमने बात किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की अगर बात करते हैं तो। लेकिन जब हम डिस्क्रीट के ऊपर आते हैं तो क्या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी ऐसा ही रहता है? चलो एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आपका एक्स ऑफ टी से ना डिफाइन होकर इस बार एक्स ऑफ एन से होता है, ठीक है। और एक्स ऑफ एन आपका पीरियोडिक होता है विथ पीरियड एन, ठीक है, इफ इट इज अनचेंज बाय अ टाइम शिफ्ट ऑफ एन। इसका मतलब अगर मैं कोई भी गिवन एक्स ऑफ एन को, ये मेरे पास एक एक्स ऑफ एन है, ठीक है, ये मेरे पास एक एक्स ऑफ एन है, अगर मैं एक ऐसा शिफ्टिंग लेता हूं, ठीक है, ये फंक्शन पीरियोडिक तभी कहलाएगा जिसका पीरियड एन है। अगर हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं एन से, और वो शिफ्ट होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, देन ओनली इट इज सेड टू बी पीरियोडिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला आप एक एग्जांपल देख लो। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, देखो आपका ये ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है एक्स ऑफ टी का। लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको टी नोट से शिफ्ट कर रहे हो। तो टी नोट से शिफ्ट करने के बाद तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है आपका शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, और ये जो वाला है ये वाला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर पहला आप इसको ए पकड़ते हो, इसको सी पकड़ते हो, बी पकड़ते हो, तो ये रहा आपका ए, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका बी। मतलब आपने शिफ्ट किया इसको टी नोट से, क्या इसका ग्राफ चेंज हुआ? जी नहीं। फिर आप वापस से इसको टू टी नोट से भी शिफ्ट करो, तो क्या ग्राफ में कोई चेंज आया? जी नहीं। मतलब सब कुछ एज इट इज है। मतलब अगर हम लोग हमारे पास अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ एन, वो पीरियोडिक कहलाता है विथ पीरियड एन, जहां पे आपका एन क्या है, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, क्योंकि आपका डिस्क्रीट जो है आपका पॉजिटिव में ही लेता है। आप जैसे अगर 1.5 की बात करोगे तो 1.5 जीरो दे देगा, क्योंकि 1.5 जो है आपका क्या बोलते हैं, इंटीजर इंटीजर वैल्यू हमको लेनी है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इस तरह से लेनी है हमको। सो विथ पीरियड एन, अगर अनचेंज रहता है बाय टाइम शिफ्ट ऑफ एन, अगर हम लोग टाइम शिफ्टिंग करते हैं एन की भी, टाइम शिफ्टिंग हम एक प्रॉपर्टी है, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो हम एक सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एम्पलीट्यूड स्केलिंग होता है एक्चुअली, ठीक है। सो हम देखेंगे। सो अगर हम टाइम शिफ्ट करते हैं, इफ देयर इज अ टाइम शिफ्ट ऑफ एन, और अगर हमारा ग्राफ सेम हो जाता है, मतलब चेंज नहीं होती है वैल्यू, देन इट इज नोन एज यस द गिवन डिस्क्रीट सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो था आपका, ये एक्चुअली कंटिन्यूस टाइम पीरियड का था, और ये आपका जो है डिस्क्रीट टाइम पीरियड का है। ये आपका कंटिन्यूस का था, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल गलत में दे दिया, लेकिन बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब था कि, कहने का मतलब यही था कि देखो यहाँ पे भी ग्राफ का वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस में है। यहाँ पे देख लो आप, डिस्क्रीट का जो है ये बेटर एग्जांपल है। आई एम रियली सॉरी, मेरे को देखना चाहिए था, कंटिन्यूअस कभी नहीं होता है, ठीक है, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल में क्या हो जाता है, डिस्क्रीट टाइम पीरियडिक सिग्नल में ये देखो, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, ये आपके 3 दिए गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने टाइम शिफ्टिंग किया। आपका एक्चुअल में एक फंक्शन सपोज कर लो आपका इतना है, ठीक है, अभी आपको एक्स ऑफ एन इतना है। अब आप क्या करते हो, एक्स ऑफ एन -2 करते हो। -2 करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा शिफ्ट कर जाएगा 2 स्पेस आगे, क्योंकि आपने क्या किया है, एक्स ऑफ एन -2 किया है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका जो गिवन सिग्नल है वो शिफ्ट होता है 2 से आगे की तरफ, और जब आप x ऑफ n प्लस 2 करते हो तो आपका जो गिवन सिग्नल है शिफ्ट होता है बैकवर्ड्स की तरफ। तो अभी बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि अभी हमने x ऑफ n को ना रह के अब हमने x ऑफ n -2 कर दिया है। तो अब ये वाला जो सिग्नल है 2 स्टेप आगे, ये वाला भी 2 स्टेप आगे। सो ऐसा करने से क्या आपका ग्राफ में कोई चेंज आया? क्या उसकी वैल्यूज में कोई चेंज आया? जी नहीं। जो हाइट अभी थी वही हाइट अभी है,
ठीक है। तो ये आपका सिग्नल कैसा है, ये आपका सिग्नल पीरियोडिक है, ठीक है। अदरवाइज तो अगर ऐसा कुछ नहीं, अगर वैल्यूज में चेंजेस आता है आपके, तो आपका जो सिग्नल है ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, नॉन मतलब पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल, ये रहा नॉन पीरियोडिक हो जाता है, ठीक है, नॉन पीरियोडिक बोल दो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आगे बात कर लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड रैंडम सिग्नल, ये आपका तीसरा टाइप है। इससे पहले सबसे पहले हमने इवन एंड ओड देख लिया, फिर हमने आपका ये इवन एंड ओड देखने के बाद फिर हमने कौन सा सिग्नल देखा, अभी जस्ट हमने देखा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। उसके बाद हम लोग तीसरा देख लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स क्या होते हैं भैया, रैंडम सिग्नल्स क्या होते हैं, अब हम ये देख लेते हैं। सो बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स क्या है, ऐसा सिग्नल जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, ठीक है। ऐसा सिग्नल जो आपका कंप्लीटली स्पेसिफाइड हो एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, उसे ही हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स, ठीक है। अगर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल नहीं है तो ऑब्वियसली वो कैसा सिग्नल रहेगा भैया, रैंडम सिग्नल रहेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लो, जैसे ये दो इक्वेशंस मैंने लिखे हुए, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, पूरे के पूरे कंप्लीटली इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 माइनस टू टी यू टी, या फिर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। सो बेसिकली ऐसे सिग्नल जो कंप्लीटली स्पेसिफाइड है बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें आपको देखने को मिलेगी, उसे ही आप क्या कहेंगे, उसे ही आप कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। और रैंडम सिग्नल क्या होता है, रैंडम सिग्नल इज अ सिग्नल अबाउट विच अनसर्टेनिटी बिफोर इट ओकर्स, की मतलब भैया ये जो है सिचुएशन जैसे रैंडम है ना, कि भैया हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, होगी तो क्या होगी पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ रैंडम। सो कोई भी अगर रैंडम सिग्नल है तो आपको क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी टाइप वाला रहेगा बिफोर इट ओकर्स। ऐसे सिग्नल्स जनरली कैरेक्टराइज होते हैं बाय देयर मीन एंड मीन स्क्वायर वैल्यूज। तो हम लोग जो है रैंडम सिग्नल्स की अगर बात करते हैं, अगर रैंडम सिग्नल्स की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो उनके लिए उनके ऊपर हम मीन एंड मीन स्क्वायर वैल्यूज के ऊपर हम बात करेंगे, उनको कैरेक्टराइज करेंगे, उनको मतलब डिफाइन करेंगे उनके मीन एंड मीन स्क्वायर वैल्यूज पे। तो एक बार हम देख लेते हैं इनको फिगर में, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कैसे हैं। जैसे ये रहा, ये मैंने आपको एक पहला एग्जांपल दिया था कि e टू द पावर 80 इंटू यू ऑफ टी। सो बेसिकली यू ऑफ टी यहाँ पे क्या है आपका, यू ऑफ टी आपका स्टेप सिग्नल है, ठीक है। मतलब स्टेप सिग्नल है, आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे आगे आने वाले टाइम पे, स्टेप क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, हम सब कुछ इम्पल्स सिग्नल क्या होते हैं, स्टेप सिग्नल्स क्या होते हैं, ऐसे ही आपका और जब आगे जाएंगे तो और भी लाइक आपको मिलेंगे, रैंप रैंप आपको देखने को मिलेगा। सो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको बेसिकली इतना जाना है, यू ऑफ टी जो है आप डिफाइन होता है पॉजिटिव के लिए, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। हमेशा ही टी ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइन होता है, अगर टी लेस देन जीरो है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और टी इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन जीरो होता है। तो ये देखो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है गिवन फंक्शन। सो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होते हैं, अब देखो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 80 यू टी। यहाँ पे ए जो आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपका जो एक्सपोनेंशियल है, ये जो ई एक्सपोनेंशियल की पावर 80, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड, अपवर्ड करो आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड कर्व आ जाता, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको एक अपवर्ड कर्व मिल गया, और यू ऑफ टी साथ में मल्टीप्लाइड है, इसलिए आपको क्या है, जीरो के आगे ये फंक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही ये रैंडम सिग्नल, रैंडम सिग्नल मतलब देखो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम ऊपर कभी एकदम नीचे, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेटेड इन द एम्पलीफायर एंड इंटरफेस कंपोनेंट इन टेलीविजन रिसीवर, आपने देखा होगा। सो बेसिकली रैंडम सिग्नल्स के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं दुनिया में, ठीक है। एक दो एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल नॉइज, जो नॉइज इलेक्ट्रिकल नॉइज जो जनरेट होती है इन दी एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर के अंदर जो नॉइज जनरेट होती है, जैसे आप कोई म्यूजिक बजाते हैं तो गाना ऊपर नीचे होता है, आपने देखा है किस तरह से, मतलब अगर आपने वर्चुअल डीजे करके एक एप्लीकेशन अगर आपने वो चलाई होगी, तो उसमें जो जिस फ्रीक्वेंसी जिस जो सिग्नल्स हैं, कभी ऐसे गाने को मिलेगा, क्योंकि अगर वॉइस बिल्कुल एकदम स्लो है तो ऐसे ऐसे, अचानक से वॉइस तेज हो जाएगी तो ऐसे ऐसे, मतलब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये सब बेसिकली आपके क्या है, रैंडम सिग्नल्स हैं, ठीक है, रैंडम सिग्नल्स हैं। चलो अब आगे बात कर लेते हैं भैया, एनर्जी सिग्नल्स एंड पावर सिग्नल्स। तो अभी तक हम लोग ने तीन चीज पढ़ ली है, इवन एंड ऑड सिग्नल पढ़ लिया, हमने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक देख लिया, हमने उसके बाद पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के बाद हमने डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम देख लिया। अब हम जो चौथा कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, चौथा कैटेगरी आपका एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल। सो एनर्जी सिग्नल्स क्या है, पावर सिग्नल्स क्या है, अभी हम ये देखने वाले हैं। तो एनर्जी सिग्नल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या याद रखना है, एनर्जी सिग्नल जो है आपका डिफाइन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के अंदर क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की टोटल एनर्जी निकालने की बात करता हूं, तो एक्स ऑफ टी हमारा एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, अगर इसकी टोटल एनर्जी ई है मान लो, तो उस ई की जो वैल्यू है आपको दिया जाएगा माइनस इन्फानाइट से लेके एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है, dt। ये जो इक्वेशन है आपको याद रखनी है,
अगर आपसे बोला जाए कि आपको किसी भी कंटिन्यूअस सिग्नल का टोटल एनर्जी निकालना है तो उस एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहीं पे एवरेज मतलब पावर की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो आपसे अगर कोई बोल देता है भैया कि मेरे को एक गिवन सिग्नल है, ठीक है, मुझे उसकी एनर्जी निकालनी है, तो मैं इस फॉर्मूले से एनर्जी निकाल पाऊंगा काफी आसानी से। और वहीं पे अगर मेरे को कोई बोल देता है भैया पावर निकाल के दिखाओ, आप तो टाइम मतलब आप तो एवरेज पावर निकाल के दिखाओ, एवरेज पावर कितना होगा। सो एवरेज पावर किसी भी पीरियडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी का आपको क्या याद रखना है, एवरेज पावर आपको याद रखना है कि भैया ये होता है P इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स बाई टी एक्स ऑफ टी मॉड्यूलस ऑफ होल स्क्वायर डी टी। इस वाले में आपने देखा था मॉड्यूलस है नहीं, इस वाले में मॉड्यूलस है, बस इतना ही फर्क है। बाकी आपका डिफाइन जो है इसको भी आप इसका जो डेफिनेशन है ये हमने एवरेज कर दिया है माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के अंदर ही हमने इसको डिफाइन किया है। ऐसा मान के कि जो फंक्शन है जो गिवन आपका फंक्शन जो गिवन सिग्नल आपका पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक सिग्नल अपने आप को फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, तो हम जो है जहां तक उसका साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद जब से नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होगा स्टार्टिंग एंड उससे नेक्स्ट से पहले वाला जो पॉइंट्स है वहां तक का अगर हम लोग पावर निकाल दें तो वो आपका इक्वली हो जाता है, पूरा का पूरा पावर निकालने के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर बार जब आप उसका उसके आगे का निकालेंगे तो फंक्शन जो है फिर से अपने आप को रिपीट ही तो कर रहा है, बेसिकली जो पहले पावर है वही अभी पावर है। सो आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती, आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं और काफी आसानी से बस इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हमने पढ़ी ये हमने पढ़ी किसके अंदर, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के अंदर। आपको चीजें समझनी होगी, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट अलग अलग है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो गिवन होती है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स का स्क्वायर ऑफ टी डी टी। और पावर जो होता है एवरेज पावर जो आपका गिवन होता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के अंदर ही, दैट इज 1/t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो पावर होता है आपका कंटिन्यूअस टाइम के अंदर, ठीक है, और पावर मतलब एवरेज पावर की बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू से टी बाई टू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ऑफ टी, आप ऐसे लिख दो या फिर आप एक्स ऑफ टी मॉड्यूलस के अंदर होल स्क्वायर डाल दो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दो। अब उसके बाद देखो अगर आपसे ये तो एवरेज पावर मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे कोई बोल दे भैया आप तो हमें खाली पावर निकाल के दिखाओ, तब आप क्या बोलोगे भैया। तो पावर के लिए आप जो है बस कुछ नहीं, आप यहाँ पे ये जो लिमिट्स मैंने चेंज किए आप बस लिमिट्स चेंज कर दीजिए, बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाली हैं। खाली आप जो जहां से आपका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, लाइफ साइकिल किसका, उस ग्राफ का, जहां से भी स्टार्ट होता है आप जो है बिल्कुल मतलब वो लिमिट्स डालिए, आपकी चीजें जो है काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। क्या आप चीजें समझ पा रहे हो, क्या आपको चीज समझ में आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्क्रीट सिग्नल्स की कि भैया डिस्क्रीट सिग्नल्स में ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल में ये किस तरह से काम करता है। सो डिस्क्रीट सिग्नल की अगर बात करते हैं तो इसमें जो इंटीग्रल्स हैं हमारे वो रिप्लेस हो जाते हैं सम से, करस्पॉन्डिंग सम से। देखो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज आपका क्या है, ये आपका सम है। ठीक है, ये आपका जो है सम है, इसको हम सम कहते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं। और ये वाला जो था ये आपका इंटीग्रल था। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करता हूँ तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो आपका इंटीग्रल है ये वाला जो है आपका रिप्लेस हो जाता है, इससे रिप्लेस हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला सही सेम है, एनर्जी के लिए एक्स का स्क्वायर ऑफ एन ही करते हैं, जहाँ पे एन आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट है। और अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर जो होता है आपका, पावर आपका ये होता है, ये नॉर्मल पावर है, मतलब एवरेज पावर नहीं है। अगर आपको एवरेज पावर निकालना है तो जैसे उसमें 1/t था, इसमें आपको 1/t की जगह n कर देना है। और फिर से सम आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n-1 तक, जितना आपका जा रहा है वो x का स्क्वायर ऑफ n। ठीक है, बस उसमें आपका x का स्क्वायर ऑफ t था और मॉड्यूलस था। इसके अंदर आपको मॉड्यूलस नहीं है, इसके अंदर आपको खाली x का स्क्वायर है, खाली x का स्क्वायर है। ठीक है, उसमें मॉड्यूलस था पावर के अंदर, इसमें आपका पावर नहीं, इसके अंदर आपका मॉड्यूलस नहीं है। और एनर्जी के लिए भी आपको सेम है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लेके जाना है। और नॉर्मल अगर आप पावर निकाल रहे हैं दैट इज लिमिट n इज अप्रोचिंग इनफाइनाइट पे 1/2n+1 सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू माइनस n से n x का स्क्वायर ऑफ n। ये जो है ये आपका पावर है, पावर। और अगर आपसे एवरेज पावर पूछ दे कोई तो आपको एवरेज पावर जो है ये वाला है, ये एवरेज पावर है। और नॉर्मल पावर अगर आपसे कोई पूछ ले तो नॉर्मल पावर आपसे ये है, फॉर्मूले दोनों अलग हैं, 1/2n+1 है और एक में सिर्फ 1/n है। और अब देखो बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि
हम जो है कैसे पता करेंगे भैया कि जो भी गिवन सिग्नल हमारे सामने है, मान लो ये कोई भी आपके सामने सिग्नल रख दिया, तो आप कैसे डिफाइन पता करेंगे कि भैया ये एनर्जी सिग्नल है या फिर ये आपका कौन सा सिग्नल है, पावर सिग्नल है। तो आपको ये चीजें आपको पता करनी पड़ेगी ना। तो ये बेसिकली आप कहाँ से करेंगे, एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, ये क्या देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही अच्छा कंडीशन यही है आपका जो हमेशा अगर आपका इक्वेशन, अगर आपका फंक्शन और या फिर आप अगर कह रहे हैं कि ये गिवन सिग्नल आपका एनर्जी सिग्नल है, तो ये आप जो है तभी कह पाएंगे अगर आपकी जो एनर्जी है फाइनाइट होती है। अगर आपकी एनर्जी फाइनाइट होगी तो ही आप कह पाओगे एनर्जी सिग्नल है, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, अ सिग्नल इज सेड टू बी अ पावर सिग्नल इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, देखो अगर आपका सिग्नल पावर सिग्नल कहलाता है सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पावर फाइनाइट हो जाए। अगर आपका एनर्जी, अगर आपका एनर्जी फाइनाइट है और अगर आपका पावर फाइनाइट है, तो आप पावर फाइनाइट है तो आपका पावर सिग्नल, आपका अगर एनर्जी फाइनाइट है तो आपका एनर्जी सिग्नल। फाइनाइट का मतलब यही है कि आपकी एनर्जी जो है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, जीरो से लेके इनफाइनाइट से कम। यहाँ पे भी क्योंकि इनफाइनाइट तो आपका फिर तो इनफाइनाइट हो गया, फाइनाइट के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कंडीशन, तो ये भी आपका सेम कंडीशन है। और एक और चीज, अगर the energy and power classification of a signals are mutually exclusive and energy signal has zero time average power। तो देखो अगर आपका कोई भी गिवन सिग्नल एनर्जी सिग्नल है तो आपको उसका हमेशा पावर क्या होगा, जीरो होगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आपका एनर्जी सिग्नल है तो उसका पावर जीरो होगा और एनर्जी उसकी फाइनाइट होगी। ठीक है, जबकि जबकि अगर आपका सिग्नल पावर सिग्नल है तो उसकी जो एनर्जी होगी इनफाइनाइट होगी। बस ये दो इसमें भी आपको याद रखने हैं। पावर सिग्नल के अंदर पावर फाइनाइट होता है, एनर्जी इनफाइनाइट होती है। एनर्जी सिग्नल के अंदर एनर्जी फाइनाइट होती है और आपका पावर जीरो होता है। क्या आप चीज समझ पा रहे हो, क्या आप ये सब कुछ समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, आपको कोड मेरे इजी पे सीख रहे हो, ठीक है। बहुत कुछ हम इसमें लेके आने वाले हैं, बहुत बहुत चर्चा करेंगे, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं है कि लाइक काफी टाइम लगेगा, नहीं, आप सब कुछ सीख जाओगे, गारंटी है। ठीक है, अब देखो पीरियोडिक सिग्नल्स जो हैं एंड रैंडम सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। अब आपके सामने गिवन क्वेश्चन है, आपके सामने गिवन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपको एक सिग्नल आपके सामने दे के रख दिया है। अगर आप ये पहचान लेते हो ना कि भैया ये सिग्नल जो है पीरियोडिक है, अगर आप इतना भी पहचान लेते हो ना कि अगर सिग्नल आपका पीरियोडिक है और साथ में रैंडम भी है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आपका पावर सिग्नल है। आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि भैया ये पावर सिग्नल है कि नहीं, क्योंकि आपको चेक करने के लिए सबसे क्या निकालना पड़ेगा, आपके पास गिवन सीधा सिग्नल रहेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में गिवन सिग्नल रहेगा। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा भैया इसकी एनर्जी क्या है। अगर इसकी एनर्जी सीधा इनफाइनाइट आ जाती है तो आप मुंह बंद करके, आंख बंद करके भी लिख दोगे कि भैया ये तो पावर सिग्नल है, क्योंकि अगर एनर्जी इनफाइनाइट हो गई तो वो किसमें होती है, पावर सिग्नल के अंदर होती है। अगर आपका पावर जीरो हो गया तो आप सीधा कह दोगे कि भैया ये तो हमारा एनर्जी सिग्नल है। लेकिन ऐसा ना करके अगर आप ये बता कर लेते हो कि भैया ये गिवन सिग्नल हमारा पीरियोडिक सिग्नल है और साथ में रैंडम भी है, तो उस केस में जो सिग्नल होगा आपका पावर सिग्नल होगा। जबकि अगर आपका सिग्नल बोथ डिटर्मिनिस्टिक और नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक भी होना चाहिए और डिटर्मिनिस्टिक भी होना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन से भरपूर, और नॉन पीरियोडिक का मतलब अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर, ठीक है। तो वो आपका जो सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल देखा जाएगा। सो बेसिकली ये कुछ आपके बस ऐसे ही पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आपको कैलकुलेशन टाइम नहीं है आपके पास, कैलकुलेशन बचाना चाहते हो, तो आप ये डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। अब देखो हमने चार कैटेगरी पढ़ ली, अगली कैटेगरी आती है पांचवी, जो कि कैजुअल, नॉन कैजुअल एंड एंटी कैजुअल सिग्नल। तो ये जो तीन टाइप के हैं, कैजुअल, नॉन कैजुअल, एंटी कैजुअल, ये काफी आसान है, इसमें कुछ नहीं होता। बेसिकली देखो हम लोग किसी सिग्नल को कैजुअल सिग्नल कब कह पाएंगे, अ सिग्नल इज सेड टू बी कैजुअल। ठीक है, आपको समझना है कि कोई भी गिवन सिग्नल कैजुअल तभी कहलाता है इफ एंड ओनली इफ टी ग्रेटर देन जीरो। अगर आपका पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब जीरो भी नहीं, जीरो से बड़ा, दैट इज जीरो से बड़ा, दैट इज 0.1, मतलब अगर आपका टी, मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हो, जो टाइम आप दे रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स ऑफ टी के अंदर जो टी है वहां पे अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, देन एंड ओनली देन द गिवन सिग्नल इज कॉजुअल सिग्नल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे यू ऑफ टी, मैंने बताया आपको यू ऑफ टी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है कहाँ के लिए, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, और टी जीरो पे तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो टी ग्रेटर देन जीरो पे ये हमेशा डिफाइंड है। और साथ में एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये रहा ए ई टू द पावर टी इंटू यू ऑफ टी। अब देखो यहाँ पे सेम वही हो गया। अब ई टू द पावर बी टी, बी यहाँ पे आप पॉजिटिव कांस्टेंट लोगे और नहीं भी लोगे
तो भी आपका ये सिग्नल क्या हो जाएगा, कैजुअल सिग्नल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका u ऑफ t है। अगर b नेगेटिव भी हो जाता तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, खाली एक डाउनवर्ड ऐसा बन जाएगा, ठीक है, खाली एक डाउनवर्ड, वरना ऐसे होता है, अभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने ग्राफ को थोड़ा गलत बना दिया, मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ। जनरली एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये आपका हो गया e टू द पावर at का हो गया। ऐसे ही अगर आपका ये तो आपका इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग पैराबोला जैसा जा रहा है, वहीं पे अगर आपका ये माइनस होता तो ये आपका कुछ डिक्रीजिंग वाला हो जाता, ठीक है। सो बेसिकली लेकिन आपका ग्राफ जो है जीरो के बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉशियल सिग्नल्स हो जाएंगे। अब देखो नॉन कॉशियल सिग्नल्स क्या होते हैं। नॉन कॉशियल सिग्नल्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होते हैं फॉर आइदर जीरो पे, जो जीरो पे भी डिफाइंड हो, और जीरो के बाद, और जीरो के बाद, ठीक है। ऐसा क्या, क्या जीरो के बाद वो फंक्शन डिफाइन होने चाहिए? जी हाँ, जी हाँ, जीरो के बाद भी और जीरो के पहले भी, ये भी आपको चीज याद रखनी है। क्या जीरो से पहले? जी नहीं। अगर जीरो से पहले डिफाइन हो गए, अगर टी लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब देखो अगर टी, अगर आपका नेगेटिव पे सिग्नल डिफाइन हो रहा है तो वो सिग्नल कैसा होगा, एंटी कॉशल हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपको याद रखना है, अगर आपका सिग्नल टी ग्रेटर देन जीरो पे डिफाइन है कॉशल सिग्नल, अगर आपका सिग्नल जीरो पे और साथ में पॉजिटिव पे डिफाइंड है तो नॉन कॉशल सिग्नल, अगर आपका सिग्नल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड्स पे डिफाइंड है, व्हेन अ नॉन कॉशल सिग्नल इज डिफाइंड ओनली फॉर टी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी कॉशल सिग्नल। और नॉन कॉशल सिग्नल क्या है, नॉन कॉशल सिग्नल आपका डिफाइन होता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, टी लेस देन जीरो, टी इक्वल टू जीरो। अगर आपका सिग्नल तीनों पॉइंट में डिफाइन है, अगर आपका सिग्नल ये सपोज जीरो है, ये आपका वन है, ये आपका माइनस टू है, ये तीनों पॉइंट पे डिफाइन है, तो आपका ये जो गिवन सिग्नल है ये कैसा हो जाएगा, नॉन कॉशल सिग्नल। नॉन कॉशल सिग्नल आपके तीनों पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, जबकि एंटी कॉशल सिग्नल आपके, एंटी कॉशल सिग्नल आपके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड्स में ही डिफाइन होंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड्स में हो जाएंगे, और कॉशल सिग्नल्स आपके जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड्स में ही होंगे। तो बस आपको ये चीजें समझनी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी का आपने नॉन कौशल कौशल क्या है आपने सब समझ लिया, ये आई गेस हम लोग आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक तो एग्जांपल्स हम इसमें लेंगे, लेकिन क्या आपको इतनी चीज क्लियर है, नॉन कौशल में क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों पे डिफाइन है, कौशल में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और एंटी कौशल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ टी लेस देन जीरो पे लिए, और जीरो पे तो है ही नहीं, सिर्फ टी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव साइड वाले के लिए। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि भैया ये सबसे पहले इसमें ये बोल दिया व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और हमें उसका पीरियड निकालना है, फंडामेंटल पीरियड। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर हम लोग पीरियड जो है किस तरह से निकालते हैं, देखो अगर आपके पास गिवन है x ऑफ n e टू द पावर j 2 पाई बाई 6 ऑफ n प्लस e टू द पावर j 3 पाई बाई 4 n, ठीक है। अब ये आप अज्यूम कर लो कि आपको ओमेगा गिवन है, ठीक है। आप जानते हो कि ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ क्या होता है 1 बाई टी नोट, ठीक है। ये आपको चीजें पता है, ये आपको चीजें पता है, ठीक है। अब देखो 1 बाई टी नोट आपका हो गया एफ, ठीक है। दैट इज, अब देखो हमारा जो एक्सप्रेशन है, द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंडामेंटल पीरियड, जो फंडामेंटल पीरियड n1 इसको मान लेते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड कुछ n1 होगा, इसका फंडामेंटल पीरियड कुछ n2 होगा, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, फिर इन दोनों का जो पीरियड है उसको ऐड कर देंगे तो हमको रिजल्टिंग पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फंडामेंटल पीरियड जो है n1 दैट इज इक्वल टू m, ये आपका n नहीं है, ये आपका m है और ये n है, ठीक है। तो m इंटू 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 6, ठीक है। देखो ये आपका 2 पाई हो गया और ये आपका क्या हो गया 2 पाई बाई 6, ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिया इसका फ्रीक्वेंसी दैट इज, देखो e टू द पावर j ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई बाई f होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे देख लो, ओमेगा होता है 2 पाई बाई f, ठीक है। तो अब देखो, और ये आपका क्या हो जाता है 2 पाई बाई एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई टी नोट, ठीक है। तो देखो ओमेगा दैट इज 2 पाई अपॉन टी नोट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 पाई बाई 6, सो 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 6 आपका हो गया, जो कि आपको काट के मिलेगा 6m। यहाँ पे 6m इंटीजर कब बनेगा, ये m कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारे को हमको फंडामेंटल पीरियड निकालना है, मतलब सबसे पहला सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू आपका 1 ही होता है, ठीक है। जहाँ पे वो इंटीजर है तो 6 इंटू 1, m की वैल्यू 1 हो गई, तो देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड इज n1 is 6। सेम केस अब हम इसका n2 का निकालेंगे। n2 के केस में आपके पास क्या है, देखो n2 के केस में आपके ये भी आपका m ही है, ठीक है। तो n2 के केस में आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई अपॉन टाइम कितना देख रखा है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ऐसा कर दिया, पाई ने पाई को मार दिया, 4 टू 8, 8 बाई 3, सो 8 बाई 3m। तो इस वाले को अगर आपको सबसे छोटा वैल्यू देना है तो वो क्या ही हो सकता है, अगर आप यहाँ पे 2 ले लोगे तो 16 बाई 3 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 ले लेते हो तो 3 3 को मार देगा, तो सीधा आपको सिर्फ 8 बचेगा। सो आपका जो पीरियड है वो 8 हो गया। तो आपने m को क्या रखा 3, आपने पहले में m को 1 रखा, तो आपने n2 क्या निकाला 8, तो आपकी बेसिकली n1 हो गया है 8,
और सॉरी N2 हो गया 8 और आपका N1 हो चुका है 6। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। क्या ऐड करके आप आंसर निकाल देंगे? क्या आप फंडामेंटल पीरियड निकाल देंगे? आपसे फंडामेंटल पीरियड पूछा है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, तो वो कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, यही गलती से नंबर जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको सीधा बोल दिया था सबसे पहले ही यहाँ पे ऊपर कि हम ऐड कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था यहाँ पे कि बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक करते हैं और और जो गलत कर देते हैं सवाल को, इतना आसान सवाल को गलत करके आ जाते हैं, फिर वो खुद ही मतलब पछताते हैं। तो ये देखो बेसिकली इसको हमने N1 माना था, इसको हमने N2 माना था। करना क्या है यहाँ पे देख लो, N1 आपका कितना आ गया? N1 आपका आ चुका है 4, आपका N2 कितना आ चुका है? N2 आपका आ चुका है 8, N1 आपका 6 आएगा, ये 6 है, ठीक है। N2 है आपका 8। तो हम लोग क्या करेंगे, इस N1 और N2 का आपको एलसीएम लेना है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 8 और 6, 2 4 जा 2 3 जा, ये कितना 2 2 जा 3 जा, ये कितना 2 1 जा 3 जा, 3 1 जा 1 जा, 3 2 जा 6 और 2 इंटू 2 4, 6 4 जा 24। सो बेसिकली 24 यहाँ पे क्या आ चुका है? 24 आपके पास आ चुका है टाइम पीरियड। 24 आपके पास क्या आ चुका है? ये आपके पास फंडामेंटल पीरियड आ चुका है इस पर्टिकुलर डिस्क्रीट सिग्नल का, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ n है इसलिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। और इसका जो टाइम पीरियड निकल के आया है फंडामेंटल, फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, फंडामेंटल मतलब सबसे पहला, जिसके बाद ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करता है, वो टाइम पीरियड है ये, ठीक है। सो वो आके आपके पास निकल के आ चुका है 24 एंड दैट इज ओनली द फंडामेंटल पीरियड। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द फंडामेंटल पीरियड एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस बार आपको पीरियड भी निकालना है और इस बार आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो पीरियड हमने कैसे निकाला? पीरियड हमने निकाला ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बाई एफ से, और दैट इज 2 पाई बाई टी नॉट से। तो ये जो आपको गिवन था, ये आपको जो था ओमेगा का वैल्यू गिवन था, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो गिवन थे, ई टू द पावर जे ओमेगा एम प्लस ई टू द पावर जे ओमेगा एम, ये वाला जो चीज है आपको गिवन था, यहाँ पे एन ही है ये। बेसिकली यहाँ पे इन लोगों ने मिस्टेक कर दिया है कहीं ना कहीं। बेसिकली आपको इससे कोई डरना नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, आपको ओमेगा गिवन था, आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हो 2 पाई बाई टी नॉट के टर्म्स में, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई थी? यहाँ से देखो, ये 2 पाई बाई 6 है, 2 पाई बाई 6 है। तो इसने क्या कर दिया, आपने टाइम पीरियड पीरियड निकाल दिया, टी नॉट दैट इज 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 6, इसी तरह से आपने कर दिया। तो ये जो है आपको 6 ऊपर चला जाएगा, तो टी नॉट आपका 6 आ गया था। सो बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपको ऐसे आई है, आपको ये बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैंने क्या किया है, बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ लोगे। कोई 1% दिक्कत नहीं है, कोई 1% दिक्कत नहीं है। हमको टी नॉट निकालना था। अगर मैं बाई चांस कुछ बोलने में ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आप चीज़ों को देख लेना, आपको घबराना नहीं है। बहुत ही आसानी से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत जो चीज़ें हैं, अगर मैंने कहीं मिस्टेक कर भी दी होगी तो 100% ये है कि वो जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जब मैं वही सेम चीज़ वापस अगर कहीं रिपीट होती है तो मुझे अपने आप याद आ जाता है कि मैंने जो है कुछ अगर गलत बोला है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल बता भी दिया कि अगर मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया था, आपको मैं सही से अगर नहीं बोल पाया था उस वक्त, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि ये जो चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अब देखो, अब हमारा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि इस बार आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है। तो पीरियड निकालने के लिए आपका सेम फॉर्मूला है। पीरियड बेसिकली कैसे निकलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 2 पाई बाई टी नॉट। तो टी नॉट आपका पीरियड होता है, तो टी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा। तो आपको टी नॉट निकालना है, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट, ओमेगा की, ठीक है। देखो ये क्या है, 20 साइन ओमेगा टी, ओमेगा 100 है, यहाँ पे ओमेगा कितना है 300 है, और यहाँ पे ओमेगा कितना है 500 है। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इस बार फंडामेंटल पीरियड निकालना है। और इस बार तीन चीजें, ठीक है। पिछली बार आपने जब फंडामेंटल पीरियड निकाला था तो आपने एलसीएम लिया था, इस बार भी आप वही करेंगे, लेकिन इस बार एलसीएम किनका लेंगे, इन तीनों का लेंगे, एक दो तीन, तीनों का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा, मान लेते हैं इस वाले का टाइम पीरियड टी1, इस वाले का टाइम पीरियड टी2, इस वाले का टाइम पीरियड टी3। तो टी1 आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 100 हो जाएगा, 2 पाई बाई 100 हो जाएगा। क्या क्या बात समझ पा रहे हो, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना आपका 100 हो जाएगा, तो ठीक है। तो 2 पाई बाई ओमेगा, टी नॉट क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा आपका 100 है इस बार, ओमेगा आपका 100 है, तो ये हो गया 2 पाई बाई 100। ऐसे ही आपका जो टाइम पीरियड 2 है, टाइम पीरियड 2 कितना है भैया, ओमेगा कितना है 300, तो इसके अंदर 300 डाल दूंगा, दैट इज 2 पाई बाई 300, ठीक है भैया, 2 पाई बाई 300 हो गया। क्या आप चीज समझ पा रहे हो, क्या आप चीज समझ पा, ऐसे ही जब आपका टी3 निकालेंगे तो टी3 कितना हो जाएगा भैया, इस बार टी3 आपका 500 है, तो दैट इज 2 पाई बाई 500। तो बस आप इन तीनों का जो है एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम होता है 500, 300 और 100 का,
बस आप वही दे दीजिए। देखो आपको मैं एलसीएम भी लेके दिखा देता हूँ, इसमें मेरे को 1% कोई दिक्कत नहीं है। अपने सब करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे पूरा का पूरा जो है ये पूरा एज इट इज गेट में इसके सवाल आते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और आपके जो कॉलेज हैं, कॉलेज के अंदर तो डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। तो कॉलेज के लिए तो ये काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, और गेट वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोर्स में कमी है। सब कुछ अभी तो स्टार्ट किया है, बहुत कुछ आगे आने वाला है। सो बेसिकली 250, ये आप इसको 100 से कर लो, सॉरी 100 5 जा 500, 100 1 जा 1 जा 5 1 जा, तो 100 इंटू 5 500 हो चुका है। 100 इंटू 5 क्या हो गया आपका, 500 हो चुका है। ठीक है। लेकिन 500 हो चुका है ना। देखो आपको एलसीएम किसका लेना था, 2 पाई बाई 500, 2 पाई बाई 300 एंड 2 पाई बाई 100, इसका एलसीएम लेना था। तो आप क्या एलसीएम ऐसे लेंगे? जी नहीं, आपको एलसीएम का एक तरीका होता है। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होते हैं, तो आपको एलसीएम जो है एक अलग स्टाइल से लेना होता है। ठीक है। आप इनका एलसीएम निकालिएगा। आप जो है ये चीज़ एप्टीट्यूड में सीखेंगे। एप्टीट्यूड वाले में बताया जाता है कि किस तरह से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। उसमें आई गेस शायद डिनोमिनेटर जो होता है उसको माइनस करते हैं, मतलब ऐसे माइनस करके ऐसा कुछ करते हैं, लाइक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है बेसिकली कि कैसे करते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ प्रोसीजर है। ठीक है। तो बस और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे T1 T2 T3 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 2 पाई बाई 100 है। सो 2 पाई बाई 100 इज इक्वल टी नॉट इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड इन सेकंड। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रीट हम लोग जानते हैं कि जो आपके पास गिवन सिग्नल्स हैं, जो आपके पास गिवन सिग्नल्स है उसके अंदर आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम यहाँ पे 2 पाई बाई 100 इज इक्वल टी नॉट, जो कि आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड आ चुका है। तो अब देखो टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 100 इज द, अब ये अगर आपका पास टाइम पीरियड है तो आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/T0। तो 1/T0 मतलब 1/2 पाई बाई 100। तो ये कितना 50/पाई, 50/पाई ऐसा हो जाएगा क्या? देखो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है। तो ओमेगा नोट होता है आपका क्या, 2 पाई बाई T0। ये तो आपने पता कर ही लिया है। तो अब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आप कैसे निकाल देंगे? देखो आपके पास टी नोट है, टी नोट कितना है आपके पास, 2 पाई बाई 100 है। तो ओमेगा नोट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 100। ठीक है ना। तो 2 पाई 2 को मार दिया, 100 ऊपर चला गया, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गई? ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। देखो फिर से हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया जो नहीं करना है। हर बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करूंगा तो मैं नहीं चलेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं चीज़ें आ नहीं रही हैं, क्लियर नहीं हो रही हैं। सो देखो ऐसा नहीं है, ये इसलिए मैं ऐसा मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती है। आपके पास टाइम नहीं है अपनी गलतियों को पकड़ने का, तो मैं वो गलतियाँ आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो हम लोग भी जानते हैं ना कि भैया एफ इज इक्वल टू 1/T0 होता है। हमको तो खाली ये चाहिए, एफ चाहिए, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? टी नोट क्या है बेसिकली आपका, टी नोट की वैल्यू आपको 2 पाई बाई 100 आ चुकी है, 2 पाई बाई 100। तो आप तो यही कर देंगे ना, क्योंकि 2 पाई बाई 100, तो 100 क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो भैया ये तो आपका हो गया 100/2 पाई, और आपने क्या कर दिया, 2 1 जा 250 जा, तो चलो 50/पाई जो है हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50/पाई निकल के आ गया। हमसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपका होता है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू एफ क्या है आपका, 50/पाई। इतना लेंथी करोगे क्या? इतना लेंथी करोगे तो पाई पाई ने मार दिया, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 टू 100। सो बेसिकली आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। और आप जो है डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम पीरियड है तो आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई T0 होता है, क्योंकि क्योंकि टी नोट जहाँ पे क्या टाइम पीरियड। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड ऑलरेडी है, आपको पता ही है कि जो टाइम पीरियड है उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड अगर आपके पास है, तो आप सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे, मतलब इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको जनरली देखने को मिलेंगे कॉलेज के पेपर्स में। अब थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं इस वाले की। इस वाले में क्या कुछ अलग है क्या? जी नहीं, इस वाले में भी सेम है। इस बार यहाँ पे ये 200 300 500 आपको दे दिया टाइम पीरियड। तो इस बार जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई बाई 2 पाई बाई देखो 200 300 500, इसमें भी आपका टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाई 100 है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको जो है एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम ही है T1 T2 T3 का, आपको दे देगा ये वाली चीज, और आपको जो है टाइम पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड मिल जाएगा। कोई डरना नहीं है। उसके बाद आपको एक बार अगर वो मिल गया तो फिर आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई बाई T0 से। T0 अगर आपके पास है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 100 आपका था। तो 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया तो आपका 100 आ गया फिर से। ठीक है। तो बस आपका यही चीज था। चलो अभी हमने यहाँ पे जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन है सिग्नल के, सबसे पहला हमने क्या देखा भैया? सबसे पहले हमने सिग्नल्स देखे कि ये जो गिवन सिग्नल्स हैं, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशंस किए।
सिग्नल्स को हमने क्लासिफाई किया डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। फिर कंटिन्यूस, फिर हम आगे बढ़े, इवन एंड ऑड सिग्नल्स हमने देखा। उसके बाद हमने फिर उसके बाद हमने फिर रैंडम डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स भी देख लिए। उसके बाद हमने फिर पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी देख लिए। उसके बाद हमने लाइक कोशल, नॉन कोशल, एंटी कोशल, ये सिग्नल्स भी देख लिए। उसके बाद फिर हमने लाइक एनर्जी सिग्नल्स, पावर सिग्नल्स, ये भी हमने देख लिए। अब आ जाता है ऑपरेशंस के ऊपर, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमारे सिग्नल्स पे लगेंगे और हमको काफी बहुत अच्छे से ये चीज समझनी है, क्योंकि ये सवालों को डायरेक्ट आसान कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेशंस जो कि बहुत बहुत यूजफुल हैं, बहुत यूजफुल है आपको, बहुत यूजफुल है, और आप जो है इनको करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं, ये जितने भी ऑपरेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपके गिवन सिग्नल पे लगते हैं, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपके किस पे लगते हैं, ठीक है। अरे इसको मिटा दो, डोंट नो ये कैसे मिटता है। एनीवेज चलो छोड़ो, इसको यहीं पे रखते हैं। अ, हाँ, तो जो भी ऑपरेशंस लगने वाले हैं ग्राफ के ऊपर, हम वो सब देख लेंगे करके कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक ऑपरेशंस जो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ये सबसे पहला है। और हम लोग अभी बात करने वाले हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग की, कि भैया एम्पलीट्यूड स्केलिंग क्या है। एम्पलीट्यूड से आप क्या समझते हैं? एम्पलीट्यूड मतलब आपका हो गया हाइट। सो बेसिकली जो भी चीज होनी है अभी हाइट के ऊपर चर्चा होगी। जैसे अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 इसका एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही अगला अगर यहाँ पे 2 होता तो भैया ये इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो अभी हम जितनी भी चर्चा करने वाले हैं, हम इसी पे चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिवन सिग्नल है y ऑफ t, जो कि इक्वल है y ऑफ टी, अभी फिलहाल हमारा x ऑफ टी के इक्वल है, ठीक है। अगर मुझे एम्पलीट्यूड स्केल करवाना है तो इसका मतलब ये मेरे पास x ऑफ टी है, एम्पलीट्यूड अभी इस x ऑफ टी का 1 है, अभी एम्पलीट्यूड इसका x ऑफ टी का 1 है। ऐसे ही अगर मैं इसकी स्केलिंग करना चाहता हूँ, मान लो मैंने b से स्केलिंग करा दी, ठीक है। मान लो मैंने b से स्केलिंग करा दी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? अब देखो, ये b टाइम्स इंटू एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो अगर x ऑफ टी का अभी एम्पलीट्यूड 1 था, तो 1 के साथ इस b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हाइट आ जाएगा। तो अब ये इधर हो जाएगा b, ठीक है। मान लो इधर है b, तो बस यही है, यही आपका क्या है, यही आपका जो है एम्पलीट्यूड स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड में खाली स्केल आएगा, ठीक है। इस अगर एम्पलीट्यूड आपका स्केलिंग हो रहा है तो आपको याद रखने हैं कि इसका जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। आपका जो टाइम अभी भी ये -1 पे था और 1 पे था, तो जब ये एम्पलीट्यूड शिफ्ट भी हो जाएगा तो भी आपका ये -1 और 1 पे रहेगा। चीजों को बहुत अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। एक फिजिकल एग्जांपल है जो ऐसी डिवाइस का जो एम्पलीट्यूड स्केलिंग करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर। इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर जो है, ये डिवाइस में आपको जो है एम्पलीट्यूड स्केलिंग देखने को मिलता है, कम ज़्यादा जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में देखने को मिल जाता है। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन एक्स ऑफ टी था, इस गिवन एक्स ऑफ टी के अंदर सबसे पहले हमारा जो एम्पलीट्यूड था वो 1 पे था। अब हमने क्या कर दिया, देखो हमने, हमारे पास y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी का ये ग्राफ है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया भैया, हमारे पास गिवन क्वेश्चन है y ऑफ टी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स ऑफ टी, तो हमको क्या करना है, 5 टाइम्स से इस एक्स ऑफ टी के ग्राफ के अंदर स्केलिंग करनी है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। क्योंकि ये देखो, ये x के पहले आया है, पहले मतलब एम्पलीट्यूड स्केलिंग, और अगर t के इधर आ जाता, t के पहले आता तो वो फिर टाइम स्केलिंग हो जाता। टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, ये जो होगा सब x के अंदर वाला जो t है, इसके अगर साथ में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं तो बेसिकली आपके वो टाइम के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपके इस वाले एक्सिस के अबाउट, दैट इज y ऑफ टी चेंज हो रहा है ना, इसके देखो यहाँ पे x को छोड़ दो, इसके इधर वाले, तब आपके जो है एम्पलीट्यूड के ऊपर बात चल रही है। तो अब देखो 5 है, तो आपका ये जो गिवन सिग्नल है इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 इंटू 5 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। देखो ये 5 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है इनमें कोई चेंजेस आना नहीं है, ये एक्स ऑफ टी वाला जो भी है एज इट इज रहेगा। आपका जो टाइम एक्सिस है वो उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। बात वेरी नोटेड टू बी, बहुत अच्छे से आपको समझनी है, ठीक है। अब देखो अगला अगला प्रॉपर्टी जो है, अगला सिग्नल है, अगला ऑपरेशन है, उसे कह लो, आप उसे कह लो एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, एडिशन ऑपरेशन आपका जो गिवन आपके ग्राफ्स हैं, जो गिवन आपके सिग्नल्स हैं, उन 2 सिग्नल्स को या उन 3 सिग्नल्स को या उन 4 सिग्नल्स को जोड़ता है, जोड़ता है। इसका काम क्या है, एडिशन, एडिशन ऐड कर देता है। तो देखो सिग्नल्स किस तरह से ऐड होते हैं, अब देखो कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिग्नल है y ऑफ टी, जो कि x1 ऑफ टी है और x2 ऑफ टी है, ठीक है। एक y ऑफ टी है, x1 ऑफ टी और एक x2 ऑफ टी। ऐसा ही आपका ये जो है ये कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है भैया। आप कैसे पहचाने कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस की पहचान x ऑफ टी से है। और ऐसे ही आपका ये जो चीज लिखी हुई है ये आपकी डिस्क्रीट में है, ठीक है। डिस्क्रीट की पहचान किससे भैया, x ऑफ n से। डिस्क्रीट की पहचान किससे भैया, x ऑफ n से है। सो बेसिकली आपके पास 2 सिग्नल्स हैं, आपके पास एक सिग्नल y ऑफ टी है जो कि कॉम्बिनेशन 2 का है, एक x1 ऑफ टी का है और एक दूसरा x2 ऑफ टी का है, ठीक है। x1t एंड x2t आपके कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं। तो आप इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आपका जो सिग्नल है वो एडिशन सिग्नल कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है सबसे पहला सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल दैट इज x1 ऑफ टी। देखो x1 ऑफ टी आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये आपका जो है सेकंड सिग्नल है, सेकंड सिग्नल आपका कौन सा है, x2 ऑफ टी। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपको देखो क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ ये -2 है, यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ -1 है, ये आपका 0 है, ये आपका जो है 1 है, यहाँ पे आपका 1 और ये आपका हो गया 2। अब देखो -2 प्लस x1 ऑफ टी के अंदर -2 की वैल्यू कितनी है, देखो इसका हाइट कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं आपको थोड़ा देर के लिए दिखा देता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके। x2 ऑफ टी के x1 ऑफ टी के अंदर -2 पे वैल्यू कितनी है, -2 पे वैल्यू है 1, ठीक है 1 है, ठीक है ये बात समझ में आ रही है। साथ में प्लस x2 ऑफ टी के अंदर उसी जगह पे -2 पे वैल्यू कितनी है 0। तो जो नया ग्राफ बनेगा, जो नया एक हम इन दोनों का एडिशन करके जो ग्राफ बनने वाला है, उसके अंदर आपको वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 1 ही, उसके अंदर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 1 ही। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देख लो आपका जो ग्राफ है एज इट, अच्छा रुको 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 रुको, एक लाइन मिस्टेक हो गई। हाँ ये देखो आपका जो ग्राफ है ये रहा, -2 पे आपको वो भी 1 ही दे रहा होगा, वो भी आपको 1 ही दे रहा होगा। उसके बाद देखो -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, और -1 पे इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो अब ये आपको कितना देगा, ये आपको अब 2 दे देगा 2। ये आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो अभी यहाँ पे थे हम लोग, ये आपका -1 है, -1 पे आपको वैल्यू कितनी मिल गई भैया, 2 मिल गई। ये आपका 2 का पॉइंट है, ये आपका 1 का पॉइंट है। अब देखो -1 के बाद 1 पे आते हैं, तो 1 पे आते हैं, 0 पे आते हैं, 0 पे आपको ये 1 दे रहा है, ये भी 0 पे आपको 1 दे रहा है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपको ये पूरा 2 वाले लाइन पे ही चलेगा, ठीक है। अब देखो 0 से आगे 1 पे आते हैं, 1 पे आपको ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, क्योंकि इसका 1 है एम्पलीट्यूड। 1 पे ये 1 दे रहा है, 1 पे ये भी 1 दे रहा है, तो 1 पे अभी बेसिकली कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। तो लो भैया 2 ही हो गया, 1 + 1 2। तो यहाँ पे आ गए हम लोग 1 पे। अब देखो जैसे ही हम 1 के बाद आते हैं 2 पे, तो 2 पे आने से पहले 1 पे तो सब है, तो लेकिन इसके 1 के बाद सिग्नल है ही नहीं, तो मतलब गिरेगा नीचे। कितना गिर जाएगा 1 के आगे, देखो 1 पे ये है, ये अभी नीचे गिर गया, ये आ चुका आपका 1 पे, देखो ये आ गया आपका 1 पे, ठीक है। देखो 1 पे 2 था, लेकिन उसके बाद 1 के आगे जैसे ही बढ़े तो सिग्नल गिरा, और 2 पे देखो कितना दिया गया है, 2 पे इसका वैल्यू है 1 और 2 पे इसका वैल्यू है 0। तो बेसिकली आपका 1 ही होगा, 0 + 1 1। तो 2 के लिए ये आपका कितना रह जाएगा, 2 के लिए आपका ये 1 रह जाएगा। तो देखो ये वाली 1 की हाइट हो गई, ये वाली 2 की हाइट हो गई। ये जो गिवन ग्राफ है, ये आपका ग्राफ किसका है, देखो ये वाला जो आपका ग्राफ है, ये आपका जो ग्राफ है y ऑफ t = x1 ऑफ t + x2 ऑफ t। क्या इसमें कोई भी दिक्कत है, क्या इसमें कहीं पे भी कोई सा भी डाउट है, आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो आपको x1 ऑफ n + x2 ऑफ n दे देता क्वेश्चन के अंदर, मान लो जैसे ये एक नया क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो था ये फाइनल सॉल्यूशन आया आपको आफ्टर एडिशन जो है आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, ये आपका x1 ऑफ n है, ये आपका x2 ऑफ n है। तो इसमें भी क्या ही होने वाला है, देखो मैं ये यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। देखो ये -4 पे है, ये -3 पे है, तो सबसे पहले इसका ये -4 ले लेते हैं। ये 3 पे है तो इसको भी 4 ले लेते हैं। अभी हम लोग ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखो -4 पे ये 0 है और -4 पे ये 1 है, तो सिर्फ इसका एडिशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही -3 की बात करते हैं, तो -3 पे इसका वैल्यू 1 है और -3 पे ये 0 है, तो फिर से 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो -2 की बात करें, -2 पे ये 0 है, -2 पे ये 1 है, तो फिर से 1 हो जाएगा। -1 पे ये 0 है, ये 1 है, तो ये देखो ये 1 हो जाएगा। 0 पे ये 1 है और 0 पे ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो भी आपका 1 ही रह जाएगा। 1 पे ये 1 है, 1 पे ये 0 है, तो भी आपका 1 ही रह जाएगा। 2 पे ये 0 है, 2 पे ये 1 है, तो ये रहा 2 हो गया। 3 पे ये 0 है, 3 पे ये 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। 4 पे ये 1 है, 4 पे ये 0 है, तो ये आपका ये 1 हो गया। सो बेसिकली आपके, ओ माय गॉड ये सब क्या हो गए, मिस्टेक हो गया क्या? क्या मिस्टेक हो गई? इनको तो आंसर ये आ रहा है, हमको क्यों गलत आ गया? इनको 1 पे 2 आ रहा है, क्या 1 पे 2 है? देखो ये 1, ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमने क्या कर दिया, हमने एक्चुअली इसको 2 ना समझ के हमने इसको 1 पकड़ लिया था। बस बाकी हमारा क्वेश्चन जो है सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। हमने इसको 1 माना था, यहाँ पे क्वेश्चन में ये 2 था, तो अगर ऐसा करते तो ऐसा आता, अगर हम लोग 2 भी पकड़ते, लेकिन हमने 2 नहीं पकड़ा। इट्स आवर मिस्टेक, लेकिन हमने क्वेश्चन को भी चेंज कर दिया है क्योंकि ये हमारे हाथ में है, सो इसको भी हमने फिलहाल 1 कर दिया है। तो अगर इस एम्पलीट्यूड के हिसाब से जाएंगे,
इस वाले x2 ऑफ n को अगर 1 के एम्पलीट्यूड से देखेंगे तो जी आपका बिल्कुल ये वाला ग्राफ सही है, आपको 1% डरने की बात नहीं है। क्या आप जो है चीज़ें क्लियर हो रही है? क्या आप चीज़ें क्लियर हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोस हियर ऑल्सो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 पे 2 है, यहाँ पे 0 तो टोटल 2 हो जाएगा, 1 का तो देखो 2 हो गया। ऐसे अगर आप 3 की बात करते हो तो 3 पे ये 2 है, लेकिन 3 पे 0 तो 2 प्लस 0 2 हो गया, फिर से 3 पे 2 हो गया। बस आपको ये करना है और कुछ है ही नहीं। चलो, अभी हमने एडिशन देख लिया, उससे पहले हमने क्या देखा था? उससे हमने एम्पलीट्यूड देखा था, अभी हमने एडिशन देख लिया। अब तीसरा जो आता है आपका ये मल्टीप्लिकेशन भैया, कि हम जो है दो गिवन सिग्नल्स को या तीन गिवन सिग्नल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे फिर क्या हमको रिजल्ट आता है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास, ये देखो, ये आपके पास एक गिवन सिग्नल है, ये आपके पास y ऑफ n है, ठीक है। आपके पास एक गिवन सिग्नल x1 ऑफ n है, दूसरा आपके पास x2 ऑफ n है, ठीक है। ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट में देख लो, x1 ऑफ n x2 ऑफ n है, ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा, तभी आपको ये क्या दे देगा? y ऑफ n। तो y ऑफ n अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इन दोनों को तो आपको x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n मिल जाएगा। ऐसे अगर आप सिग्नल की अगर बात करते हो कंटिन्यूअस के अंदर तो y ऑफ t आपका x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई x2 ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, x1 एंड x2 आर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो इनका प्रोडक्ट ये है, द वैल्यू ऑफ yt एट टाइम t इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। किसी भी टाइम पर्टिकुलर t पे जो वैल्यू आएगी ग्राफ की वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर दी जाएगी, x1t और x2t के ऊपर, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन का आपको एग्जांपल है बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के अंदर। जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर तो आपको जो है इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल का, क्योंकि वहां पे जो गिवन मैसेज सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल में, जो मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल के साथ, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट, जो फिर इनका रिजल्टेंट निकल के आता है वो एम्पलीट्यूड को चेंज कर देता है कैरियर का एज पर मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो इससे हमको बहुत सारा फायदा हो जाता है, लाइक हम मैसेज जो है काफी कम कॉस्ट में भेज देते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने एक ऐसी चीज मल्टीप्लाई कर दी, हमने एक मैसेज सिग्नल के साथ एक ऐसी चीज मल्टीप्लाई कर दी जो क्या करेगा, उसको तेजी से कैरी करेगा, दैट इज कैरियर। कैरियर का बेसिकली काम ही क्या होता है? जो गिवन मैसेज सिग्नल है उसको कैरी करना और दूसरे एंड तक पहुंचाना। सो जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर ले लो, उस पत्थर को आप फेंक दो, तो आप जो है उस पत्थर को अपनी ताकत से फेंकोगे तो बहुत दूर तक जाएगा, हम कैरियर बन गए उस पत्थर के लिए। लेकिन वही अगर उसी पत्थर को अगर हवा जो है, हवा अगर हिलाने की कोशिश करेगी या फिर एक बच्चा हिलाने की कोशिश करेगा, एक 10 साल का बच्चा और एक 2 साल का बच्चा, दोनों में एनर्जी अलग है, दोनों की कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो बस उसी से जो मैसेज जो है उतना ज्यादा कैरी नहीं कर पाएगा छोटे बच्चे का, जबकि ज्यादा उसमें कैरी कर जाएगा। सो ये जो आपका एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन का है, जितना ज्यादा आप मतलब कैरियर सिग्नल रख रहे हो, जितना ज्यादा आप आउटपुट देने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है आपका सिग्नल, ठीक है। अब देखो एक और इसमें चीजें आती हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखी वैसे ही डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको दिखा जाता है, एक इक्वेशन है सीधा का सीधा कैपेसिटर का, नहीं कैपेसिटर का नहीं, इंडक्टर का होता है, इंडक्टर का, ठीक है। इंडक्टर बेसिकली इंडक्टर का इक्वेशन आ जाता है, दैट इज एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी। वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अंदर, वोल्टेज जो होता है वो इसी इक्वेशन से दिया जाता है, दैट इज डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन, मान लो कोई भी गिवन सिग्नल x ऑफ टी है, यहाँ पे i ऑफ टी सिग्नल था क्योंकि करंट वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे x ऑफ टी है, उस x ऑफ टी को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको जो है यहाँ पे y ऑफ टी जो है आपका ये डिफरेंशिएशन सिग्नल बन जाता है, ठीक है। देखो y ऑफ n, जब आप इसको ही डिस्क्रीट की अगर बात करता हूँ तो ये आपका x ऑफ n माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन, ये आपको बहुत याद रखना है। अगर आप डेरिवेटिव लेते हो x ऑफ t का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपका डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन हो जाता है, लेकिन जब आप काम कर रहे होते हो डिस्क्रीट के अंदर, तो डिस्क्रीट के अंदर y ऑफ n का जो डिफरेंशिएटिव है वो क्या निकल के आ जाएगा, x ऑफ n निकालो, फिर आप माइनस कर दो x ऑफ n माइनस वन के साथ। सो ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्क्रीट सिग्नल की बात करते हो और उसके अंदर अगर आप डिफरेंशिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो जो y ऑफ n होगा वो x ऑफ n माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपकी अगली प्रॉपर्टी आती है गैस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन हमने देख लिया। अच्छा डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं आई गेस ना, टाइम स्केलिंग, अच्छा टाइम स्केल, अच्छा इंटीग्रेशन ये रहा, ठीक है। अब ये जो हमने बताया, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो डेवलप होता है वो आपका गिवन होता है एल डी आई बाई डी टी से। फॉर एग्जाम्पल जो वोल्टेज डेवलप हुआ है अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है ना, जो वोल्टेज आपका डेवलप होता है इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, वो दिया जाता है वी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से।
और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, इंटीग्रेशन की ये वाला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन में बेसिकली आपको क्या है, इंटीग्रल लग जाता है माइनस इन्फाइनाइट से टी तक, जो भी आपका गिवन टाइम पीरियड है एक्स ऑफ टी डी टी, आप कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी भी सिग्नल को। और अगर आप डिस्क्रीट सिग्नल की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सिग्नल में आपका ये सम हो जाता है एक्स ऑफ एम तक, जितना आपका सिग्नल जा रहा है उतने का आपको क्या लेना है, सम लेना है, ठीक है। वहीं पे अभी हमने देखा था डिस्क्रीट सिग्नल का एक और चीज देखा था यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर की एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन, वहीं पे आपको इंटीग्रेशन में एक्स ऑफ एम देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपको कोई कंटिन्यूस सिग्नल है तो कंटिन्यूस सिग्नल का आप जो है माइनस इनफाइनाइट से टी तक एक्स ऑफ टाउ डी टी लिख सकते हैं, कोई 1% दिक्कत नहीं है, जीरो से टी एक्स ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। और ये जो इसका एग्जांपल आपका इंटीग्रेशन का, वो आपको कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है वीसी, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी सी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी टी। ये आपको जो है देखने को मिल जाता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब जो हम ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं ये आपके काफी अच्छे हैं, टाइम स्केलिंग हो गया, टाइम शिफ्टिंग हो गया, ये हर जगह आपके बेसिकली यूज होते हैं, किसी भी गिवन क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर इसको यूज किया जाता है।